हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल A4 अर्जुन क्लासेस में। तो हम उत्तराखंड का इतिहास की सीरीज पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज़ में हम काफ़ी हद तक आगे पहुंच भी गए थे। उसी सीरीज़ को वन स्टेप और आगे लेके चलते हैं और देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे थे और उत्तराखंड का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री भी हमने जीरो से शुरू करी थी और अभी हम हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं कर चुके हैं। तो पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, देन ज्योग्राफी वगैरह उत्तराखंड का पूरा कोर्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ आगे तक पढ़ा होगा और हमने ये पढ़ लिया था शक वंश और कुषाण वंश। शक वंश और कुषाण वंश तक आप पढ़ चुके थे, होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि अभी तो मैं यूट्यूब में नया नया हूँ और कुछ बच्चे मेरे चैनल से नोट्स भी बनाते हैं, जो मेरे कुछ जानने वाले जो बताते भी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी आप नोट्स बनाते हो किसी भी टीचर से, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आज आप जो भी लिख रहे हो उससे पहले आपने जो कल लिखा था उसका एक रिवीजन कर दीजिएगा। ऑनलाइन में आपसे पूछा नहीं जा सकता फेस टू फेस, ऑफलाइन में तो मैं पूछता हूँ बच्चों से कि हमने जो कल पढ़ा था वो आपको याद है कि नहीं है। तो ऑनलाइन में ऐसा कर नहीं सकते, तो प्लीज़ ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल में आज हमारे पास एक नया वंश है, योध्य वंश। और ये योध्य वंश हमारे पास है, तो हमको ये देखना है कि जो भी वंश हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में, अगर योध्य वंशों ने राज किया था तो इसकी स्रोत या इसकी जानकारी क्या है। कौन बताता है कि उत्तराखंड में योध्य वंशों ने राज किया था? तो उत्तराखंड में योध्य वंशों के जो स्रोत है वो है इनकी मुद्रा। इनकी क्या है? मुद्रा। तो योध्य वंशों के स्रोत कैसे पता चलता है उत्तराखंड में योध्य वंशों ने राज किया था? तो उत्तराखंड में योध्य वंश ने राज किया था, इसकी स्रोत है करेंसी। अब बोलेंगे योध्य वंशों की मुद्रा कहाँ से मिली है? तो योध्य वंशों की मुद्रा आपको दो जगह से मिली है। फर्स्ट वन आप लिखेंगे जौनसार, जौनसार से भी आपको योध्य वंशों की मुद्रा मिली है। और एक मिली है कालो डांडा, कालो डांडा से भी आपको योध्य वंश की मुद्राएं मिली है। कालो डांडा किसे बोलते हैं वर्तमान में? तो कालो डांडा किसे बोलते हैं? लैंसडाउन को। लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? कालो डांडा। तो अगर क्वेश्चन आएगा योध्य वंश के सिक्के कितने जगह से मिले, तो योध्य वंश की मुद्राएं दो जगह से मिली, जौनसार देहरादून में, कालो डांडा लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल। तो ये नॉर्मल से बेसिक सा पॉइंट है, आपके इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। इसके आगे और अगर हम पढ़ेंगे तो एक और पॉइंट कि योध्य वंश के बारे में क्या सिर्फ सिक्के ही जानकारी देते हैं? इसके लिए एक और पॉइंट आता है और वो पॉइंट आपको क्या है? बाढ़ वाला। अगला पॉइंट है आपके पास जो बच्चों आपको याद रखना है वो है बाढ़ वाला। और बाढ़ वाला पड़ता है आपका देहरादून में, बाढ़ वाला पड़ता है आपका देहरादून में। और यहाँ से भी एक क्या मिला है? यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं। यहाँ से भी क्या मिली है? यज्ञ वेदिकाएँ। यज्ञ वेदिकाएँ अगर आपको समझना है तो आप इसे अंगीठी समझ लीजिएगा। और ये यज्ञ वेदिकाएँ जो मिली है ये किसकी मिली है? सीलवर्मन की मिली है। ये किसकी मिली है? सीलवर्मन की मिली है। और इस सीलवर्मन की जो यज्ञ वेदिकाएँ मिली है बाढ़वाला से मिली है, देहरादून से मिली है। और इनको भी किससे माना गया है? योध्य वंश से समकक्ष माना गया है, या योध्य वंश से संबंधित माना गया है। आपसे क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में योध्य वंश ने कार्य किया था या उत्तराखंड में योध्य वंश ने शासन किया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है मुद्राओं से। तो योध्य वंश की मुद्राएं कहाँ से मिले हैं? तो जौनसार भाबर से मिले हैं, लैंसडाउन के कालो डांडा से मिले हैं। क्या इसके अलावा कुछ और भी मिला है? तो हाँ, इसके अलावा कुछ और भी मिला है। और इसके अलावा क्या मिला है? बाढ़वाला से यज्ञ वेदिकाएँ मिली है। और किस राजा की मिली है? सीलवर्मन। और इसका संबंध भी किससे माना गया है? योध्य वंश से। तो प्लीज़ ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। इसके अलावा और अगर हम देखेंगे जो इनके सिक्के मिले हैं तो इन सिक्के पे अगर आपसे क्वेश्चन आएगा किस लिपि का प्रयोग किया गया था? योध्य वंश के सिक्कों पे उन्होंने किस लिपि का प्रयोग किया है? अयोध्या वंश के सिक्कों पे किस भाषा का प्रयोग किया है? ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास बनेगा ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास बनेगा तो अगर पूछेंगे लिपि तो आपका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। योध्य वंश किस लिपि का प्रयोग करते थे? ब्राह्मी लिपि का। और अगर आपसे क्वेश्चन आएगा भाषा तो भाषा में आपका आंसर क्या आएगा? प्राकृत भाषा का। तो दो पॉइंट आपके पास ये भी आ गए कि योध्य वंश अपने सिक्कों पे किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो योध्य वंश अपने सिक्कों पे किस लिपि का प्रयोग करते थे? आपके सामने बोर्ड पे लिखा है ब्राह्मी लिपि का। और योध्य वंश किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आपके सामने लिखा है प्राकृत भाषा का। इसके अलावा योध्य वंश के बारे में क्या सर आपको और भी कुछ फैक्ट पता है? यस, तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं योध्य वंश के कुल देवता। योध्य वंश के
कुल देवता का नाम क्या था? तो योध्या वंश के कुल देवता का नाम था भगवान कार्तिकेय। योध्या वंश किसकी पूजा करते थे? कार्तिकेय भगवान की पूजा करते थे। ऐसा देखने के लिए मिलता है हमें उत्तराखंड के इतिहास में कि योध्या वंश किस भगवान की पूजा करते थे, या योध्या शासकों के कुल देवता कौन थे? तो योध्या शासकों के कुल देवता थे भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है उत्तराखंड में। भगवान कार्तिकेय का उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर है। और भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और कौन से पर्वत पे है? तो क्रौंच पर्वत पे है। रुद्रप्रयाग के क्रौंच पर्वत पे भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है। रुद्रप्रयाग के क्रौंच पर्वत पे भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और भगवान कार्तिकेय की पूजा कौन वंश करता है? योध्या वंश। तो योध्या वंश आपका फिनिश हो गया कि स्लाइड में कुछ है ही नहीं डिटेल इनके बारे में। तो योध्या वंश के सिक्के मिले कहाँ से? जौनसार और कालूडांडा से। योध्या वंश की अग्नि वेदिकाएं मिली है कहाँ से मिली है? या यज्ञ वेदिकाएं मिली है कहाँ से मिली है? बाड़वाला से। किसकी मिली है? सीलवर्मन की। योध्या वंश के जो सिक्के मिले हैं इन पे किस भाषा का प्रयोग किया है? प्राकृत। किस लिपि का प्रयोग किया है? ब्राह्मी। योध्या वंश के कुल देवता का नाम क्या था? तो योध्या वंश के कुल देवता का नाम था कार्तिकेय भगवान। क्या उत्तराखंड में कार्तिकेय भगवान का मंदिर है? हाँ। और कार्तिकेय भगवान का मंदिर क्या है? रुद्रप्रयाग में। और कौन से पर्वत पे? तो क्रौंच पर्वत पे। सिंपल सी बात है। इतनी बात क्लियर होगी आपकी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद हमारे पास उत्तराखंड में योध्या वंश के बाद आता है नागवंश, कि उत्तराखंड में नागवंश ने राज किया था। इसके बाद हमारे पास अगला वंश आता है नागवंश। और सेम क्वेश्चन यही आता है कि अगर उत्तराखंड में नागवंश ने राज किया था तो इसकी जानकारी हमें कौन देता है? जैसे भी आपने योध्या पढ़ा, तो योध्या की जानकारी कौन देते थे? सिक्के। तो नागवंश का स्रोत क्या है? तो क्या है? गोपेश्वर। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली। गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख। गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा नागवंश के स्रोत या नागवंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो त्रिशूल लेखों से हमें प्राप्त होती है। योध्या वंशों की किससे हुई थी? सिक्कों से हुई थी, मुद्राओं से हुई थी। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और क्या पॉइंट पढ़ सकते हैं हम? इसके अलावा पढ़ सकते हैं जो गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिला है, इसमें नागवंशी के 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें गोपेश्वर से जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है उसमें कितने राजाओं का नाम मिलता है? 4 राजाओं का नाम मिलता है, जिनके नाम है, एक का नाम है स्कंदनाग, एक का नाम है स्कंदनाग, एक का नाम है विभुनाग, एक का नाम है अंशुनाग, और एक का नाम है गणपति नाग। अगले का नाम क्या है? गणपति नाग। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागवंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नागवंश की जानकारी मिलती है गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेखों से। और गोपेश्वर से जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है इसमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, और जिनसे पता लगता है कि नागवंश का संबंधित है। और जहाँ पे आप गणपति नाग लिखोगे यहीं पे लिख लेना नागवंश का सबसे शक्तिशाली राजा। नागवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? नागवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, वो था गणपति नाग। नागवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? गणपति नाग है। तो नागवंश स्रोत गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख से है। 4 राजाओं में स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग। और गणपति नाग क्या है? नागवंश का सबसे शक्तिशाली राजा है, आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा क्या नागवंश की जानकारी और कहीं से भी मिलती है? तो यस, नागवंश की जानकारी या उत्तराखंड में नागवंश ने राज किया है, इसकी जानकारी के लिए आप ये देख सकते हैं मंदिर। और उत्तराखंड में नागों के मंदिर भी है। और क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम नाग मंदिर कहाँ है? मैक्सिमम नाग मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नाग मंदिर कहाँ है? अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास तो योर आंसर विल बी पिथौरागढ़। क्या पिथौरागढ़ में कोई नाग मंदिरों के नाम है? सर आप बता दीजिएगा। तो पिथौरागढ़ में नाग मंदिरों के अगर आपको नाम लिखने हैं तो 2 नाम तो आप लिख सकते हैं। एक का नाम है बेरी नाग, और एक मंदिर आप और लिख सकते हैं जिसका नाम है पिंगली नाथ, पिंगली नाग। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, मगर ये 2 नाग मंदिर है। ये 2 नाग मंदिर का है आपके पिथौरागढ़ में। नागों का एक और मंदिर है जो आपको पता होगा, उसका नाम क्या है? डांडा सेम मुखेम। आप सब लोगों ने सुना है डांडा सेम मुखेम नागराजा मंदिर। डांडा सेम मुखेम नागराजा मंदिर के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ज़रूर सुना होगा। तो ये कहाँ है? तो ये है आपका टिहरी गढ़वाल में।
सिंपल सा लॉजिक है, बहुत छोटी क्लास है, बहुत छोटा नागवंश है और इतने में क्लियर हो गया होगा। एक ही स्लाइड था, इतना ही पॉइंट आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी पॉइंट नहीं। अगर आपने ये पॉइंट याद कर लिए पेपर में आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटेड है। नागवंश की जानकारी त्रिशूल लेखों से प्राप्त होती है। त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं? गोपेश्वर से। कितने राजाओं के नाम मिले? 4 राजाओं के नाम। कौन कौन से 4 राजा हैं? आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। और सबसे शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? गणपति नाग। नागवंश की जानकारी मंदिरों से भी मिलती है। सबसे ज़्यादा नागों के मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, यहाँ पे ये लिखे है आपके पास। डांडा से मुखेम नाग राजा का मंदिर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है। होपफुली आपके सामने नागवंश और योध्या वंश के जो डाटा लिखा है आपने इसे नोट भी कर लिया होगा और आपने इसे याद भी कर लिया होगा। 2 छोटी सी स्लाइड, 2 छोटी सी क्लासेस, 2 छोटे से वंश। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद क्या आता है? आगे बढ़ने के बाद पता चले हमें, तो इसके बाद लिखा है मौखरी वंश। नागों के बाद उत्तराखंड में राज किया था मौखरी वंश। पर मौखरी वंश के लिए हमने यहाँ पे पूरा डाटा ही खुद ही लिख दिया है कि नाग वंश का पतन कन्नौज के मौखरी ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि मौखरी वंश कहाँ के थे? तो मौखरी वंश कहाँ के थे? तो कन्नौज के थे। क्वेश्चन ये आएगा नाग वंश के बाद उत्तराखंड में किस वंश ने या किस शासकों ने राज किया था? तो मौखरी शासकों ने राज किया था। इसके अलावा मौखरी वंश के अंतिम शासक का नाम बोलेगा तो ये याद रख लीजिएगा, घरवर्मा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मौखरी वंश ने राज किया था तो मौखरी वंश के अंतिम राजा का नाम क्या था? घरवर्मा। और जैसे ही घरवर्मा अंतिम राजा था मौखरियों का और घरवर्मा की हत्या होती है तो घरवर्मा की हत्या होने के बाद उत्तराखंड में किसका राज हो गया था? हर्षवर्धन का राज हो गया था। और हर्षवर्धन कहाँ का था? थानेश्वर का था। यह आप ध्यान में रखिएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं अगर समझ में नहीं आया। अभी आपने पढ़ा नागवंश, आप समझिएगा। नागों के बाद कौन आया यहाँ पे? मौखरी वंश। तो मौखरी के बाद खत्म करने के बाद कौन सा आएगा? वर्धन वंश, या वर्धन वंश को क्या बोल सकते हैं? हर्षवर्धन का वंश। तो देखो हमने लिखा है ना, नागवंश के पतन करने के बाद कौन आया? मौखरी वंश। अब मौखरियों को हराने के बाद या मौखरी का अंतिम राजा घरवर्मा को हराने के बाद कौन सा वंश आ गया यहाँ पे? हर्षवर्धन वंश। तो आप सही ऐसा क्वेश्चन बनेगा, डिटेल में बनेगा, लाइन से बनेगा। तो नाग के बाद कौन आए थे? मौखरी। अब मौखरी के बाद कौन आए हैं? वर्धन। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है? बाण भट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन की उत्तराखंड यात्रा के बारे में भी मिलते हैं। और कोई सबूत है कि उत्तराखंड में वर्धन वंश या हर्षवर्धन का राज हुआ था? हाँ, तो एक इतिहासकार में बाण भट्ट, इनका नाम ऐसे लिख सकते हैं, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? बाण भट्ट की बुक का नाम है हर्षचरित्र। और इस हर्षचरित्र बुक में लिखा है कि उत्तराखंड में हर्षवर्धन ने यात्रा करी थी और हर्षवर्धन ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी। इट मीन्स उत्तराखंड में वर्धन वंश या हर्षवर्धन वंश कभी ना कभी काम करता था। तो नागवंश के बाद हमारे पास मौखरी वंश आया और मौखरी वंश की डिटेल नहीं है हमारे पास। मौखरी वंश से 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि नागों के बाद कौन आए? मौखरी। मौखरी कहाँ के थे? कन्नौज के। अब मौखरियों का अंतिम राजा कौन है? घरवर्मा। क्वेश्चन आ सकता है मौखरियों को किसने हराया? हर्षवर्धन ने हराया। और हर्षवर्धन कहाँ का था? थानेश्वर का था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बाण भट्ट की पुस्तक से मिलती है। और बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित्र है। इसकी जानकारी हमें हर्षचरित्र से मिलती है। दैट्स इट। लास्ट में वैनसांग भी इसके बारे में जानकारी देता है। और वैनसांग के बारे में हमने पढ़ा भी है कि वैनसांग का भारत आगमन कब हुआ था? तो वैनसांग भारत कब आए थे? 629 ईस्वी में आए थे। और जब ये भारत आए थे उस समय भारत के राजा कौन थे? तो उस समय भारत के राजा थे हर्षवर्धन। और क्वेश्चन आएगा भारत छोड़ के कब गए थे? तो भारत छोड़ के 645 ईस्वी में ये चले गए थे अपने देश चाइना। कौन? वैनसांग। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपका, वैनसांग का रियल नाम क्या है? तो वैनसांग का एक और नाम है और वो है युआन चौड़। तो वैनसांग का एक और नाम आपके सामने आता है और वैनसांग का एक और नाम है युआन चौड़। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा वैनसांग उत्तराखंड की यात्रा पे कब आए थे? तो वैनसांग उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे 634 ईस्वी में। और सबसे पहले कहाँ पे आए थे? हरिद्वार में आए थे। तो ये भी जानकारी हमें किसके बारे में देते हैं? हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में देते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और उसी के शासनकाल में उत्तराखंड भी आए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। मौखरी वंश के पॉइंट याद रख लीजिएगा। मौखरी वंश कहाँ का था? कन्नौज का था। मौखरी वंश के अंतिम राजा का नाम क्या है? घरवर्मा। घरवर्मा को किसने हराया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कहाँ के थे? थानेश्वर के। इसकी जानकारी हमें मिलती है बाण भट्ट की पुस्तक से। और बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित्र। इसके अलावा और जानकारी कहाँ से मिलती है? वैनसांग से। वैनसांग भारत कब आया?
तो वैनसांग भारत आया था 629 में। वैनसांग भारत छोड़ के कब गया? 645 में। वैनसांग का दूसरा नाम क्या है? युवानच्वाड़। उत्तराखंड कब आया? 634 में। और उत्तराखंड कहाँ पे आया था? ये हरिद्वार में आया था। तो ये था हमारे पास एक और वंश। तो उत्तराखंड का जो वंशों वाली सीरीज है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। होप आप याद किया होगा। कुनिंद आपने पढ़ा है, शक आपने पढ़ा है, फिर आपने कुषाण पढ़ा, फिर आपने योद्धे पढ़ा, फिर आपने नाग पढ़ा, फिर आपने मोगरी पढ़ा, फिर आपने हर्षवर्धन पढ़ा। तो इनका सीरीज, इनका एक ऑर्डर में याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट हल्का सा ब्रीफ में आपको बता दूं, ये पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद या हर्षवर्धन के बाद यह वंश छोटे छोटे 3 भागों में बट गया था। और वो 3 भाग 3 राज्यों ने, पहला है ब्रह्मपुर राज्य, दूसरा है शत्रुघ्न राज्य और तीसरा है गोविषाण राज्य। ये तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो ये वंश था, हर्षवंश, ये 3 भागों में बट गया था। ये 3 भाग है। जैसे मैं कोटद्वार का राजा हूँ और मेरी मृत्यु होती है तो कोटद्वार फिर छोटे छोटे भागों में बढ़ गया। कोई मानपुर का राजा, कोई शिवपुर का राजा, कोई लालपानी का राजा, कोई कहीं का राजा। पर जब तक हर्ष था तब तक तो एक था, और हर्ष की मृत्यु के बाद छोटे छोटे भागों में बढ़ गया। तो क्वेश्चन आएगा, हर्ष की मृत्यु के बाद यह भाग कितने भागों में बटा था? बेसिकली 3 भागों में बटा था। और इसमें से सबसे बड़ा भाग यही है, सबसे बड़ा भाग यही है। और हमको सिर्फ यही भाग पढ़ना होता है। यही भाग क्यों पढ़ना होता है हमें? क्योंकि उत्तराखंड में यही है। और अगर बोलेंगे ब्रह्मपुर राज्य कहाँ से कहाँ तक था, तो ब्रह्मपुर राज्य कहाँ से कहाँ तक था? गंगा से लेके करनाली नदी के बीच में था। गंगा से लेके करनाली नदी तक, गंगा हरिद्वार और करनाली नदी, काली नदी नेपाल, इसके बीच वाला जो एरिया है वही तो उत्तराखंड का है। अगर बोलेंगे शत्रुघ्न राज्य कौन सा वाला था, तो शत्रुघ्न राज्य कौन सा वाला था? सिरमौर वाला राज्य था, सिरमौर। और कोई बोलेगा सिरमौर कहाँ है, तो सिरमौर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सिरमौर वाला क्षेत्र था। शत्रुघ्न वाला किसको बोलते थे? सिरमौर वाला क्षेत्र को बोलते थे। और गोविषाण किसको बोलते थे? तो गोविषाण में 3 जगह आती थी। एक तो आता था काशीपुर जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, एक आता था रामपुर जो रामपुर पड़ता आपका यूपी में, और एक आता था पीलीभीत, तो पीलीभीत भी पड़ता आपका यूपी में। तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड कितने भागों में बट गया था? तो यह वंश 3 भागों में बट गया था, 3 राज्यों में, ब्रह्मपुर राज्य, शत्रुघ्न राज्य, गोविषाण राज्य। आपको एक ही पढ़ना है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और वो एक कौन पढ़ना है? ब्रह्मपुर राज्य। सबसे बड़ा भी था और यही वाला भाग उत्तराखंड में भी पड़ता है। ये देखो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये पड़ता है यूपी में मैक्सिमम। तो इसलिए हम इनको पढ़ेंगे नहीं, हम एक ही वंश पढ़ेंगे और वो कौन सा वंश है? ब्रह्मपुर राज्य। तो होपफुली आज आपके उत्तराखंड के सारे छोटे छोटे वंश खत्म हो गए हैं। दोबारा से बता रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा होगा? कुनिंद वंश। कुनिंद वंश के बाद आपने शक वंश पढ़ा, शकों के बाद आपने कुषाण वंश पढ़ा, कुषाणों के बाद आपने योद्धे वंश पढ़ा, योद्धे वंश के बाद आपने नागवंश पढ़ा, नागवंश के बाद आपने मौखरी वंश पढ़ा, मौखरी वंश के बाद आप हर्षवर्धन वंश पढ़ा, और हर्षवर्धन के बाद आपने देखा कि 3 भाग हो गए थे। एक ब्रह्मपुर हो गया था, एक शत्रुघ्न नगर हो गया था और एक गोविषाण हो गया था। ये दोनों हमको पढ़ने नहीं है क्योंकि शत्रुघ्न नगर कहाँ पड़ता है आपका? सिरमौर में पड़ता है। और गोविषाण कहाँ पड़ता है आपका? गोविषाण का मैक्सिमम पार्ट यूपी में पड़ता है। हमें पढ़ना ब्रह्मपुर, और इस ब्रह्मपुर राज्य को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। आप इस ऑर्डर को याद रखिएगा, उत्तराखंड में कैसे कैसे वंशों ने काम किया था। सबसे पहले कौन सा वंश आया था, फिर कौन सा वंश आया था, फिर कौन सा वंश आया था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। तो होपफुली आज की क्लास भी आपकी समझ में आई होगी। आज हमने छोटी छोटी क्लासेस पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा आज नागवंश, जैसे हमने पढ़ा योद्धे वंश। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे और आपने आज के 20 से 25 फैक्ट जो थे वो भी नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक बेहतरीन क्लास में। तब तक बने रहेगा चैनल पे और सपोर्ट कीजिएगा।